नमस्कार। मैं आशा विक आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दिल की कलम से एहसासों की इस कड़ी में मैं आपको सुना रही हूँ मेरी कहानी आशियाना। रदिया मौसी और गोविंद की मौत ने बेला गांव में मातम का माहौल कर दिया था। वक्त रुकता नहीं, गुजरता चला जाता है। गांव के लोग भी अपने अपने कामों में व्यस्त होने लगे थे। गली के चौराहों, पान और चाय के ठेलों, सब्जी की दुकानों और मंडियों पर जब लोग आपस में मिलते तो रधिया मौसी, गोविंद और डाकिया बाबू का जिक्र और चर्चा जरूर होती। डाकिया बाबू और उनकी पत्नी शारदा और उनकी लाडली बेटी पारो पूरे 9 बरस की हो गई थी। अपने व्यवहार और स्वभाव से वो पूरे गांव की लाडली बेटी थी। डाकिया बाबू और शारदा की आपसी तालमेल और समझ इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि गांव के लोग उन्हें एक आदर्श दंपति की मिसाल देते थे। पारो रंग रूप और सीरत में बिल्कुल अपनी माँ शारदा की छवि थी। गांव की महिलाएं शारदा को प्यार से कहती, अरे शारदा, तूने जीते जी दूसरा जन्म ले लिया है। शारदा उनकी बात सुनकर मुस्कुरा देती। डाकिया बाबू, अरे ओ डाकिया बाबू, कहाँ हो? काका बड़े जोर से डाकिया बाबू के दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगा रहे थे। पारो दौड़कर बाहर आई और कहा, नमस्ते काका जी, आप अंदर आइए, बैठिए। काका ने कहा, कहाँ है तेरे बाबूजी? पारो ने बड़ी शालीनता से कहा, बाबूजी तो अभी घर नहीं आए हैं, आज उन्हें आने में देर हो जाएगी। आपको कुछ काम है काका तो बता दीजिए, मैं उनको आपका संदेशा दे दूंगी। काका ने कहा, अरे बिटिया, वही चिट्ठी पढ़वानी थी। खैर कोई बात नहीं, मैं कल आ जाऊंगा। पारो ने काका से कहा, काका अगर आप चाहें तो चिट्ठी मैं आपको पढ़कर सुना सकती हूँ। पारो की बात सुनकर काका की आंखें खुशी से चमक उठी और उन्होंने चिट्ठी पारो को दे दी। पारो ने पढ़ना शुरू किया। सादर प्रणाम दादा, आप सबकी कुशलता की कामना करता हूँ। भोली के रिश्ते की बात चल रही है। बारिश ज़्यादा होने से फसल खराब हो गई, काफ़ी नुकसान हुआ है। बेटी के विवाह के लिए साहूकार से कर्ज लेना पड़ेगा या खेत का कुछ बीघा ज़मीन बेचनी पड़ेगी। आप मशवरा दें, क्या उचित होगा? आपका अनुज राधे। पारो ने पत्र पढ़कर सुना दिया। काका थोड़े परेशान हो गए। पारो को आशीर्वाद देकर वो अपने घर की तरफ चले गए। रात को शारदा ने डाकिया बाबू को समाचार सुनाया कि उनके घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है। डाकिया बाबू की खुशी का ठिकाना ना था और पारो पारो बेसब्री से दीदी बनने का इंतजार करने लगी। पारो 10 वर्ष की हो गई और शारदा ने 2 बहुत खूबसूरत जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, चिंकी और पिंकी। पारो अपनी दोनों बहनों को बहुत लाड दुलार करती और उनकी देखभाल में भी माँ की मदद करती। चिंकी मिंकी 1 बरस की हो गई। परिवार में खुशियों की किलकारियाँ गूंज रही थी। वक्त कब करवट बदल लेता है, कौन जान सका है। रात का काम खत्म कर शारदा बिस्तर पर सोने आई। अचानक घबराहट होने लगी। सीने में जोर का दर्द उठा और बेहाल सी होने लगी। डाकिया बाबू भागते हुए वैद्य जी के घर पहुंचे। वैद्य जी ने आकर देखा, शारदा की सांसें उखड़ रही थी। वैद्य जी कुछ करते इससे पहले उसके प्राण पखेरु हो गए। हंसती खिलखिलाती चुलबुली पारो सहम कर खामोश हो गई। माँ की मौत ने उसे समय से पहले बहुत बड़ा, गंभीर और समझदार बना दिया। दोनों बहनों की जिम्मेदारी के साथ साथ घर के कामों में भी वो माहिर होती चली गई। अपनी बहनों के प्रति उसका लगाव, प्यार और जिम्मेदारियां देखकर डाकिया बाबू का दिल भर जाता। शाम को जब वो घर आते तो बेटी पारो के साथ घर और अंदर की सारी बातें साझा करते। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। होनहार पारो ने जिम्मेदारियों को निभाते हुए बीए की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन में पास कर एमए में दाखिला ले लिया।
डाकिया बाबू अक्सर शारदा की तस्वीर को देखते हुए कहते, तू तो चली गई शारदा, पर तेरी बेटी ने सारी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। कितनी होनहार बेटी दी है तूने मुझे, जितना गर्व करूं कम ही होगा। एक दिन शाम को पारो कॉलेज से आई तो पिता ने कहा, पारो तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। पारो ने कपड़े समेटते हुए कहा, जी बाबा बोलिए, मैं सुन रही हूँ। पिता ने बड़े प्यार से पारो के सिर पर हाथ रखकर कहा, बनवारी काका तेरी शादी का रिश्ता लेकर आए हैं। विनोद को तो तू जानती ही है, कॉलेज में पढ़ाता है, माँ बाप का इकलौता बेटा है, जमीन जायदाद भी काफ़ी है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, बरसों की पहचान है और तुझे बहुत पसंद करते हैं। तू बहुत खुश रहेगी बेटा। विनोद बहुत अच्छा और समझदार लड़का है। विनोद को वो बचपन से जानती है, साथ खेलकर बड़े हुए। विनोद उससे प्रेम करता है, ये वो जानती थी। कई बार उसने ये बताने की कोशिश भी की, पर पारो ने कभी ये मौका नहीं दिया और अनजान ही बनी रही। पिताजी की बातें सुनकर उसने कहा, बाबा मुझे शादी से इनकार नहीं, मगर जब तक मेरी बहनें बड़ी नहीं हो जाती, उनका विवाह नहीं हो जाता, मैं शादी नहीं करूँगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं अपनी जिम्मेदारियां बीच में छोड़कर अपनी नई जिंदगी नहीं शुरू कर सकती। बाबा ने समझाने की बहुत कोशिश की, मगर पारो टस से मस ना हुई। विनोद ने भी पारो से कहा, वो भी उसकी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए तैयार है, पर पारो ने मना कर दिया। विनोद ने पारो से पूछा, तुम मुझे बस इतना बता दो, क्या तुम मुझे पसंद करती हो और मेरी जीवन संगिनी बनना चाहती हो? पारो ने नजरें झुकाकर हामी भर दी। विनोद ने कहा, अब मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए इंतजार कर सकता हूँ। अब विनोद बिना किसी सामाजिक रिश्ते के उनके घर का सदस्य बन गया। वक्त बहुत प्यार से गुजरने लगा। टाकिया बाबू को लगा कि विनोद के रूप में उन्हें एक बेटा मिल गया है। वक्त गुजरता चला गया। पारो की दोनों बहनों का विवाह एक साधन संपन्न परिवार के जुड़वा बेटों के साथ हो गया। पिता ने फिर पारो को याद दिलाया कि अब वो विवाह कर सकती है। पारो ने पिता के गले में बाहें डालकर कहा, बाबूजी, मैं आपको इस उम्र में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती। अरे ये कोई बात हुई, ऐसा नहीं होता है पारो, पिताजी ने पारो को समझाते हुए कहा। बाबूजी, आपसे एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगे? पारो ने पिता की आंखों में देखते हुए कहा। अरे नहीं बेटा, तू बोल तो सही, क्या बोलना चाहती है? पारो ने पिता का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, बाबूजी, आपको भी एक साथी की ज़रूरत है। मेरे जाने के बाद आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, इस ख्याल से ही मेरा दिल बैठा जाता है। बाबूजी, शालिनी मौसी बहुत अच्छी है, हम सबका बहुत ख्याल रखती है, हम सबसे बहुत प्रेम भी करती है और हर दुख और ज़रूरत में हमारे साथ ही खड़ी रहती है। वो भी अकेली है बाबूजी, आप उनसे विवाह कर लें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपका ख्याल रखने वाला एक साथी आपके साथ है। पिता ने बड़े गौर से पारो की बातें सुनी और कहा, अरे मेरी बेटी भी मेरे लिए ऐसा सोच रही है। अरे तू इतनी बड़ी और दादी अम्मा कब बन गई? मेरी लाडो, आज तूने बात छेड़ी है तो बता देता हूँ। शालिनी बहुत अच्छी महिला है, हम सबसे बहुत प्रेम और हमारा बहुत ख्याल रखती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं उसे रिश्ते में बदला जाए। और जो स्थान मैंने अपने दिल में शारदा को दिया है, वो मैं किसी और को नहीं दे सकता। एक शुभचिंतक और मित्र की तरह मैं भी हमेशा उनका साथ दूंगा। और तेरे विवाह के बाद मैं वृद्धाश्रम वृद्धाश्रम बाबा, आपने ऐसा सोचा कैसे? पारो ने पिता की बात पूरी होने से पहले ही काट दी। आपकी बेटी के जिंदा रहते आपको ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। पारो की आंखों से आंसू बह रहे थे। बाबा ने आगे बढ़कर कहा, अरे मेरी लाडो, तूने मेरी बात अभी पूरी सुनी कहाँ है? पारो ने
रोते हुए कहा, बाबा, जो आपने कहा वो क्या कम दुख देने वाली बात है, जो आप और कुछ कहना चाहते हैं। पारो रोती जा रही थी। तो पहले रोना बंद कर, फिर मैं बताऊंगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मेरी बेटी अपने पिता पर कोई आँच नहीं आने देगी। अब तो तू चुप हो जा, वरना मैं भी रोने लग जाऊंगा। बाबा की बात सुनकर पारो को हंसी आ गई। उसने आंसू पोंछकर कहा, ठीक है, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। बाबूजी ने कहना शुरू किया, देख बेटा, तेरा विवाह हो जाएगा तो मेरी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी। तेरी जैसी समझदार और रिश्तों को निभाने वाले बच्चे सबके पास नहीं हैं। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते या विदेश में रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं हैं। जवानी की उम्र इंसान काम करते हुए अपने आप को व्यस्त रख के काट लेता है, मगर बुढ़ापे में जब शरीर कमज़ोर हो जाता है, वो कहीं आ जा नहीं सकता, उस वक्त उसे प्यार और सहारे की सख्त ज़रूरत होती है। ऐसे ही लोगों के लिए मैं एक घर बनाना चाहता हूँ, जहाँ ज़रूरतमंद साथ में एक परिवार की तरह रहें और जीवन के इस पड़ाव को भी खुशी खुशी बिता सके। और उसका नाम वृद्धाश्रम नहीं, आशियाना होगा, जहाँ मैं भी उन सबके साथ रहूँगा। अरे, अपने गांव में इतने सारे लोग हैं जो वहाँ मेरे साथ रहना चाहेंगे। और हाँ, इस बारे में हमने चौपाल में चर्चा की थी। सब बहुत खुश थे इस प्रस्ताव से। इसकी पूरी रूपरेखा कानूनी तरीके से शुरू हो चुकी है और जगह भी पसंद की जा चुकी है। बाबा, आपकी सोच कितनी अच्छी है। अब ये आशियाना मेरे विवाह से पहले बनेगा और मेरी विदाई भी वहीं से होगी। आशियाना बनकर दुल्हन की तरह सज चुका है। पारो की विदाई हो चुकी है। डाकिया बाबू की खुशी का ठिकाना नहीं। वो शारदा की तस्वीर के सामने खड़े होकर उससे बातें कर रहे हैं। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।